हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में हम मिलेंगे राजीव से। राजीव कुमार ने इस बार का सीएसआई नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। डिटेल में रिलेटेड टू कि उनका इस बार 5th अटेम्प्ट में कैसे एग्जाम क्वालिफाई हुआ और इस एग्जाम के पीछे जो 2 साल की मेहनत है, उसमें इन्होंने क्या-क्या चीज़ें सीखी और किस तरीके से वो चीज़ें आने वाले दिनों में आपके लिए काम में आ सकती हैं। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है ये एग्जाम साढ़े 3 महीने दूर है। सभी लोग मोस्टली स्टूडेंट्स जो भी टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2025 सीएसआई नेट एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं या फिर जो नए बच्चे हैं वो जून 2026 का टारगेट कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? जिस तरीके से मल्टीपल डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं, वो सारे हम क्लैरिफाई करते हैं एक इस बार जिसने सीएसआई नेट क्वालिफाई किया है उस स्टूडेंट के माध्यम से। तो राजीव चलिए बताइए अपने बारे में। वेलकम टू माय चैनल राजीव। मैम मैं पटना बिहार से हूँ। आ, मेरा 10th 12th और ये सब पटना से ही हुआ है। ग्रेजुएशन मेरा पटना साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन उसी यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी से मैंने क्वालिफाई किया है। पोस्ट हुँ। ग्रेजुएशन का मेरा सेशन था 2022 से 2024। इस एग्जाम के बारे में उसी के दरमियान मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन जब मैं पीजी दे रहा था। पहला क्वेश्चन आप ये बताइए कि आपने कहा आपने पीजी से एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी ना, तो दैट मीन्स आपको एमएससी फर्स्ट ईयर से कॉलेज के दौरान पता चल गया होगा इस एग्जाम के बारे में। यस मैम। तो आपको कैसे प्रोफ़ेसर से पता चला, सीनियर से पता चला? मुझे ये मेरे प्रोफेसर से पता चला। मेरे प्रोफेसर एक थे डॉक्टर विनोद कुमार। उन्होंने इस एग्जाम के बारे में मुझे अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर बनना है, इस फील्ड में अगर रिसर्च वर्क में जाना है तो ये ऐसा ऐसा तरह के एग्जाम होता है, ये पैटर्न होता है, इस तरह से तैयारी किया जाता है। वो सारा कुछ डिटेल उन्होंने दिया था। तो दैट मीन्स अगर हम देखें तो एमएससी फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आप अवेयर थे ऐसा कोई एग्जाम होता है और उसकी एक्चुअल तैयारी आपने कब से तैयार करी? अपने एमएससी खत्म होने के बाद या विद इन द एमएससी? नहीं नहीं, सेकेंड सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर से आपने तैयार कर दिया, तो सेकंड सेमेस्टर मतलब कि आपका थर्ड फोर्थ 1.5 साल आपने एमएससी के दौरान तैयारी करी, यस मैम। है ना? और फिर 2 साल आपको और लगे। 2 साल नहीं, 24 तक तो मेरा पीजी ही चला। 1 साल एक्स्ट्रा पीजी के बाद, पोस्ट पीजी ग्रेजुएशन के का बाद 1 साल एक्स्ट्रा। 1 साल, ओके। तो आपने अपने एमएससी के फाइनल ईयर में भी एग्जाम अटेम्प्ट किया है मतलब? यस मैम। ओके। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जिस तरीके से ये 5th अटेम्प्ट था, तो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में कौन-सा वो अटेम्प्ट था जो आपने इस वाला तो ये तो आपने क्वालिफाई किया है। इससे बिफोर जो आपके 4 अटेम्प्ट थे, कौन-सा ऐसा अटेम्प्ट था कि जिसमें आपने फुल ऑन अच्छी तैयारी की थी और आपको लगा कि यार इस बार हो जाना चाहिए और नहीं हुआ? वो जब पोस्ट ग्रेजुएशन का मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, लास्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर था, जून 2024 वाला एग्जाम जो जुलाई में कंडक्ट हुआ था, 28 हुँ, जुलाई 2024 को मैंने वो एग्जाम दिया था। उस एग्जाम में मुझे लगा था कि मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, सारा कुछ मेरे पास था। मैंने प्रैक्टिस वगैरह जिस हिसाब से किया हुआ था उसके बिहाफ पे मुझे लग रहा था कि मैं पूरा तैयार हूँ उस एग्जाम के लिए। और चूंकि ओके। वो एग्जाम आसान भी था, उसका पेपर आप हुँ, देखेंगे तो आसान था, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या प्रेशर आया ऐसा इस टाइप का हो गया कि मुझे एग्जाम हॉल के दरमियान लगा, एग्जाम में लगा कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। मैं बाहर आकर के भी सबसे इसी बात पे डिस्कस कर रहा था कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आया हुआ है। ओके। तो आपको मतलब एग्जाम प्रेशर इतना ओवरकम हो गया कि आप वहाँ क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ हम यस ये सीख सकते हैं आपसे। यस, जबकि बहुत आपने ज्यादा। बाद में जो ओके। क्वेश्चंस 10 से 20 सेकंड के अंदर बनने लायक थे वो मेरे 5 से 10 मिनट लेके चल गए। तो ऐसा क्यों हुआ? आपने बाद में सोचा इस चीज़ को? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। दिस इज़ नॉट न्यू, है ना? सबके साथ होता है। लेकिन क्यों Yes. हुआ ऐसा सोचा बाद में? ऐसा इस कारण से हो जाता है, जैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे हुँ, वेज होते हैं। एग्जाम हुँ, हॉल में जो वे आपको लगाना चाहिए आप उस वे से जाइएगा तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। हुँ, हुँ, ऑब्जेक्टिव हुँ। में वहाँ ऑप्शंस रहते हैं, आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिग मेथड के थ्रू जाइएगा, प्रोसेस होगा, उसमें आप कैलकुलेशन एग्ज़ैक्टली। कीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। एट अ टाइम अगर आपको रिमाइंड नहीं हो पा रहा है कि कौन सा प्रोसेस से जाएंगे, कौन सा मेथड से जाएंगे, तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपका टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो तो इससे मैं इससे ये समझ सकती हूँ कि आपको ये लगा खुद से कि आपका तो अच्छे से तैयारी है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आपको बाद में आके लगा कि कहीं न कहीं थोड़ी क्वेश्चन्स प्रैक्टिस रह गई। यस मैम, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में उस टाइप के क्वेश्चन को मैं घर पे ही सॉल्व किया रहता तो मुझे इस बात का पता रहता है कि इस क्वेश्चन को इस वे से अगर जाऊंगा तो ये क्वेश्चन टैकल हो जाएगा मुझसे। नहीं तो अनदर वे, अगर फुल मेथड से जाऊं, जो उस मेथड मुझे एमएससी वगैरह सब में रिटन एग्जाम के लिए सिखाया जाता है, उस मेथड से अगर आप जाइएगा तो टाइम टेकिंग है। बन तो जाएगा लेकिन टाइम हुँ, टेकन होगा। हुँ, हुँ। तो अब जो आपने उससे फिर आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, उस अटेम्प्ट में आपका इम्प्रूव हुआ स्कोर या फिर कम हुआ?
इम्प्रूव नहीं, उसी के आस-पास था, 1-2 मार्क्स इसके आगे आस पीछे था। ओके, तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो मेरे पास ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि मैम हमने जो सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया, उसमें हमारे स्कोर नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे आज ही एक बच्चे से मेरी बात हुई, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसको ध्यान से सुनो, कि उस बच्चे ने कहा कि मैम 2 अटेम्प्ट दे दिए, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में मेरे सेम मार्क्स हैं और अब मैं डिमोटिवेट हो चुका हूँ, मैंने 1 हफ्ता पढ़ाई छोड़ दी। तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपको कैसा लगा कि आपके उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी सेम मार्क्स? फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट से उसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया वो क्वालीफाई हुआ। तो वो कैसे इतनी मेहनत और इतनी हिम्मत आप में आ गई? वो एक्चुअली जब मैंने बताया वो जो जून वाला एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने हुँ। पूरा प्रिपरेशन करके दिया था। हुँ, तो हुँ। एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे लगा कि शायद अगले बार जो एग्ज़ाम आएगा मैं उसमें ट्राई करूँगा तो मेरा उसमें हो जाएगा। जिस वज़ह से मैं घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया था। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे एक और अगर चांस मिल जाए तो हो जाएगा। पुराने वाले आइडिया, पुराने वाले थ्योरी, पुराने टेक्स्ट वाले जो बेस्ड पढ़े हुए हैं उसके बिहाफ़ पे मेरा हो जाएगा। उस बीच मैंने थोड़ा प्रैक्टिस भी कम किया। इसको कहा जा सकता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना हुआ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हुँ, के दौरान कि हुँ, मैंने पहले वाले अटेम्प्ट में तो कर दिया लेकिन एग्जाम प्रेशर के कारण मेरा क्वालीफाई नहीं हो पाया। इसलिए हुँ, नेक्स्ट हुँ। अटेम्प्ट जो मैं दूँगा उसमें मैं एग्जाम प्रेशर नहीं फ़ील करूँगा और मैं अच्छा से अटेम्प्ट करूँगा। अटेम्प्ट लेकिन कर अगर लूँगा। मैं उस दरमियान अच्छा अगर प्रैक्टिस भी घर पे कर लिया होता तो दिसंबर वाला भी हो जाता क्वालीफाई। जाता। तो दिसंबर के ओके, एग्जाम पे मैं काम डाउन था, मैंने अच्छे से अटेम्प्ट लिया। लेकिन वही है अगर आप सेम प्रैक्टिस नहीं स्कोर किए पे हुए लैंड हैं कर गए। हुँ, हाँ, हुँ, प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं तो क्वेश्चन में थोड़ा इधर-उधर कैलकुलेशन मिस्टेक भी होता है ना? हुँ, हुँ। आप वे तो सही लगा लिए, आप सही वे से चले भी गए, लेकिन बीच में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए और इस टाइप के एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सेट्स होते हैं कि वो ऑप्शंस ऐसे ही बनाए जाते हैं कि थोड़ा-सा मिस्टेक वो लोग भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आप कहाँ मिस्टेक कीजिएगा, फिर उस टाइप ऑप्शन का वाला आंसर लगा भी दोगे। अवेलेबल रहता है। इस हाँ, बार हाँ, भी हाँ। एक क्वेश्चन मेरा उस मिस्टेक हुआ उस तरह का ये क्वेश्चन था आपको सीओबी का क्वेश्चन था, हुँ, उसमें पाई बाय हुँ। 4 आता और पाई बाय 16 था। आंसर पाई बाय 16 में आता, लेकिन पाई बाय 4 ही हुँ। मैंने लगा दिया। वो भी कैलकुलेशन मिस्टेक की कैटेगरी में ही आता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब ये बताओ कि तुम्हारा दोनों में सेम स्कोर लैंड हुआ। अब जब रिज़ल्ट देखा तो अब कैसे अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया तुमने? दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्योंकि इस जगह आई थिंक 75 से 85% बच्चा यहीं लैंड करता है कि स्कोर सेम आ रहे हैं और स्कोर सेम आने के बाद या तो आप छोड़ देते हो, ड्रॉप कर देते हो कि यार रहने दो सीएसआर शायद मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा और सिर्फ 2-3% बच्चा ऐसा है जो सही में उसको जंप करके उस कमियों को ओवरकम करके एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो अब ये फाइनल स्टेज बताओ, नहीं से हाँ कैसे मिला? क्या किया तुमने? वो मैम अगर आप मेंटली तौर से प्रिपेयर्ड सबसे पहली बात बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं ऑल भी अनदर एग्जाम तो उसमें बच्चों को कहा जाता है आप अपना प्लान बी लेकर के चले प्लान बी लेके अगर हुँ, आपके पास प्लान बी है तो आप प्लान ए पे अच्छा से आप डेडिकेटेड होकर के वर्क नहीं कर पाइएगा। जो मैं ओके, सीएसआईआर नेट के एग्जाम में दे रहा हूँ मेरे पास कोई इसका प्लान बी कोई इसका अल्टरनेटिव एग्जाम मेरे पास है ही नहीं अवेलेबल। मुझे इसी बात पे फोकस था मुझे करना है तो यही एग्जाम क्वालिफाई करना है चाहे 5 अटेम्प्ट लगे या 50 अटेम्प्ट लगे। इस चीज अच्छा, को लेकर के ओके। हाँ, इस चीज को हुँ, लेकर के मैं हमेशा मोटिवेटेड था कि मुझे इसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है। और दूसरी बात ये भी मैं सोच के चलता था कि भाई ये तो एग्जाम है मुझसे कितना बड़ा है कोई इंसान ही इसको इस पेपर को सेट कर रहा है कोई दूसरा हुँ, इंसान ही हुँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है जो सॉल्व हुँ, कर रहे हैं उसके पास भी मेरे तरह ही 2 आँख है 1 नाक है 2 कान है 2 हाथ है सब कुछ मेरे तरह ही है। अगर वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। हुँ, हुँ। इस चीज को लेकर के ये मोटिवेटेड रहता था। मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी यस। कि आपने ये खुद ही अपने आप को मुझे लग रहा है आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट करते रहते होंगे इस तरीके से कि जो अगर एक इंसान अगर वो कर चुका है, तो दैट मीन्स वो इम्पॉसिबल तो नहीं है। यस मैम। अगर हर किसी ने साल करके रास्ता बच्चे बना एग्ज़ाम दिया दे रहे हैं, वो लोग क्वालीफ़ाई कर रहे हैं। इंसान ही तो वो भी हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी वही ही दिया उतना है, ही चीज़ है। आपको चलना है। यस हुँ, मैम। हुँ। तो अब वो आप जो सही डायरेक्शन तुमने लिया, यस वो क्या था? उस पे थोड़ा लाइट डालते हैं कि वो क्या चीज़ थी? सही डायरेक्शन ये है कि हम लोग मैथ्स से हैं और मैथ में हुँ, कहा जाता है प्रैक्टिस करना बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आप थ्योरी कितना भी पढ़ लें, आप क्वेश्चन पढ़ लें हुँ, और हुँ, होता क्या है हम लोग जब क्वेश्चंस नहीं बनता है तो हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं जो लेक्चर सॉल्यूशन हम लोग को वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। जब हम लोग हुँ, सॉल्यूशन देखते हैं तो लगता है ये क्वेश्चन तो बन गया, हमसे बन जाएगा और उसको फिर हम लोग लिख के प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। उसके हुँ, कुछ ही समय के बाद क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन देखें, लग गया, बन गया ये,
लेकिन जब हुँ। दोबारा 1-2 दिन के बाद फिर से मैं उसी पॉइंट पे मैं आकर के मैं स्टॉप हो जाऊँगा, अगर मैंने उसे खुद से लिख करके सॉल्व नहीं किया, मैंने उसका प्रैक्टिस नहीं किया है, तो वो क्वेश्चन बाद में फिर से मुझसे ऐसा ही हाल हो जाएगा, वो सॉल्व हुँ। नहीं होगा, मुझे फिर से उसका वीडियो लेक्चर देखना पड़ जाएगा। वीडियो हुँ। लेक्चर देखने में आसान रहता है, मुझे मैं उसे देख करके कंफर्टेबल हो जाता हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन तो आसान है, ये सॉल्व हो गया। अक्सर ये होता है, हुँ, जब भी हुँ। कोई किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता है और मैं किसी यूट्यूब चैनल से या फिर कहीं पे उसका सॉल्यूशन मैं देख लेता हूँ, तो लगता है ये क्वेश्चन तो सॉल्वेबल है, अब सॉल्व हो गया मुझसे, कर रहे हैं, हुँ। क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आप सॉल्यूशन देखिए, फिर उसको ज़रूर लिखिए आप। 2 से 3 दिन के बाद आप फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें, जहाँ पे आप लिखे वहाँ पे स्टार मार्क ज़रूर लगा दें। ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, मुझे इस क्वेश्चन के लिए मुझे वीडियो सॉल्यूशन देखना पड़ा, कहीं से मैंने इसे हेल्प किया। तो जब आप दोबारा गो थ्रू हुए उस कॉपी से, तो आप उस क्वेश्चन पे आपका स्पेशल ध्यान जाए कि ये क्वेश्चन मुझसे हुँ। सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन्स को आप तैयार नहीं कर पाए थे, उनको मेरे हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने रिपीटेड प्रैक्टिस पे डाला। यस, इस यस। तरीके से आप समझे कि कहाँ पे आपकी कमियाँ हैं और क्या कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं आते हैं। अब आप मुझे एक क्वेश्चन चीज़ बताइए कि जैसे आपने तैयारी करी, तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात करें। तो लीनियर अलजेब्रा आपने किस तरीके से तैयार किया? थोड़ा 2-3 लाइन में जल्दी से बताइएगा। उसमें क्या है, लीनियर अलजेब्रा में बहुत बहुत ये वास्ट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आते हैं वो भी अटेम्प्टेबल है। अगर 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं तो आपसे 6 से 7 क्वेश्चन आसान है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। और ज्यादा के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, तो 10 से 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसको पार्ट वाइज आप डिवाइड कीजिए, पार्ट कुछ पार्ट्स बनाइए आप, जैसे स्टार्टिंग के जो प्रीलिम्स वाले शॉर्ट्स टॉपिक होते हैं, वेक्टर का जो स्टार्टिंग होता है, वेक्टर स्पेस, क्वोशिएंट स्पेस, सब स्पेस, नंबर ऑफ सब स्पेस से बढ़ाते हैं, इससे बनाइए। अगला टॉपिक आप बना लीजिए इसी टाइप, मतलब 5-6 टाइप आप टॉपिक का बना जैसे लीजिए। हम वेक्टर स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक लीनियर एक ले लें, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो लीनियर गया, आइगन ट्रांसफॉर्म वैल्यू, आइगन वेक्टर हो गया, जेसी फिर फॉर्म तक एक बात हाँ, कर लें, इनर और प्रोडक्ट फिर स्केच, इन क्वाड्रेटिक सब पे टाइप आते हैं। में बना लीजिए। पहला हुँ। आप टॉपिक आप कवर किए, उसका क्वेश्चन आप तुरंत जंप क्वेश्चन पे आप जंप कीजिए। आईआईटी जैम का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सबसे पहले, फिर सीएसआईआर नेट का कीजिए, फिर गेट का कीजिए। इन सबको करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप टीआईएफआर, एनवीएचएम, इन सभी के क्वेश्चन को मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, तो अब आप पार्ट मुझे एक वाइज बात करके आप बताओ कि क्वेश्चन आप सॉल्व। जैसे कह रहे हो कि आईआईटी जेम, गेट, सीएसई नेट के क्वेश्चंस करने ही हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी कितना आपके पास टाइम है। आपने कितने बार इन पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करी? अगर आप ये 3 क्वेश्चन लास्ट सॉल्व अटेम्प्ट करने का तो लास्ट अगर आप अटेम्प्ट का मैं एक एग्जांपल लूँ, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में ही मेनली तुम्हारा फोकस क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे था और ज़्यादा बच्चों को यही चीज़ है जो 70 से 80% जैक दिला सकता है। तो तुमने कितनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की उस दौरान करी? अ, अगर आप आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट और गेट तीनों का कर रहे हैं, तो आपको एक ही गो थ्रू में आपका हो जाएगा, आपको दोबारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। एक बार अगर आप आईआईटी जैम का कर ले रहे हैं, तो आईआईटी जैम के क्वेश्चन में हो सके 2 से 3 कॉन्सेप्ट लगे, वो 2-3 हुँ। कॉन्सेप्ट आपने तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आपको रिवाइज हो गया। आप जब जैम सीएसआईआर के क्वेश्चन के पास गए, तो वहाँ 5 से 6 कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो वो 2 से 3 कॉन्सेप्ट जो जैम का है वो भी आपको रिवाइज हो गया, और सीएसआईआर नेट के लिए जो 2-3 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा थे वो भी आपकी रिवीजन हो गए। तो आप हुँ। एक ही बार आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उससे हो जाएगा। ओके, फिर ये है कि बाद में जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक जगह हाँ, जो नहीं इकट्ठा कर सॉल्व हुआ है, हाँ, उसे आप दोबारा आप सॉल्व कर लीजिए, कोशिश सॉल्व कीजिए करिए कभी। और एक जगह हाँ, लिख लीजिए ताकि आप उसका फर्दर रिवीजन कर सकें, क्योंकि एग्जाम यस। से पहले तो हम लोग वैसे ही ब्लैंक से हो जाते हैं कि इतना सारा कर लिया, कहाँ से रिवीजन करें। ओके, रियल का कुछ बताएँगे जल्दी से कि रियल रियल का आपने में किस तरीके से क्या-क्या टॉपिक्स रियल तैयार बहुत किए? बड़ा टॉपिक्स है, इसमें आप जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो, जैसे मैं कंफर्टेबल था ये स्टार्टिंग का जो काउंटेबल आता है, काउंटेबल सेट्स के बारे में आता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स, इस पे मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इसका प्रैक्टिस कर लिया था, ये मुझसे हो गया था। फिर हुँ, यूनिफॉर्म, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, इसको मिला करके दो दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इस पे हुँ, मैंने क्वेश्चन बना लिया था। और हुँ, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल मेरा स्ट्रांग था, मैंने उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। खैर इस बार तो एक भी क्वेश्चन उस डोमेन से नहीं आया, फंक्शन ऑफ सेवरल हुँ। वेरिएबल का एक भी क्वेश्चन नहीं वरना हाँ, 5 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 इस से 5 बार तो क्वेश्चन, फुली लेकिन इस बार एक भी नहीं था। एक भी नहीं था, वेरी सरप्राइजिंग, सही बात है। मैंने क्लास ली थी वन शॉट वीडियो, तो मैं यही सोची थी कि एग्ज़ाम में कैसे गायब कर दिए। उस चीज़ के लिए ओके, उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हो सके कुछ टॉपिक्स ना भी आए, तो उसकी ना भी बैकअप आए के लिए आपको, हाँ, एक्चुअली वरना बच्चे इसको टारगेट हमेशा करके जाते हैं कि 3 तो मिल ही जाएँगे 5 में से। ओके, तो री-एनालिसिस में अगर मोटा-मोटा बात करें तो काउंटेबिलिटी तुमने किया और कंटिन्यूटी तुमने किया और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल 3 मोटे-मोटे टॉपिक्स तुम तैयार करके गए। जहाँ से तुमने टारगेट किया कि 5-6 क्वेश्चन मेरे बन जाएँगे
ज़्यादा यस से मैम। ज़्यादा कम 4 भी बन सकते हैं। जी, ओके, लीनियर तुमने पूरी तैयार करी थी, जिस हिसाब जी, से मुझे लग रहा है और आईआईटी जेईई, गेट और सीएसआई नेट के क्वेश्चन्स तुमने तैयार किए थे, अगर मैं जी। ब्रीफ में समरी करूँ। अब मुझे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में भी बताइए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैम इस टाइप का टॉपिक है, उसको आप ऊपर-ऊपर पूरा कर लीजिए, आप डीप का क्वेश्चन अगर आएगा तो वहाँ से अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। नहीं कर लेकिन पाएँगे। जैसे जून 2024 में जो क्वेश्चन्स आए थे सीएसआईआर नेट में, वो मॉडर्न अलजेब्रा से ऐसा क्वेश्चन था कि जो आपको अटेम्प्ट होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, हुँ, जो आपका रेगुलर एस क्वेश्चन्स जो हम करते हैं, हाँ, जो हाँ। आपका एस सीरीज जो होता है, एसएन सीरीज हुँ, होता है, हुँ, उसका जो आपके जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे, कितने सब ग्रुप फॉर्म होंगे, ये सब आपको हुँ, बेसिक बेसिक आना चाहिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। इसके इसके ऊपर आप मेहनत कर लीजिए। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको फिक्स है, हर साल 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसमें से हुँ। 4 क्वेश्चन आपके सॉल्वेबल हो जाते हैं, जिसमें रेसिड्यू के क्वेश्चन रहते हैं, आपको इंटीग्रेशन के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब के इन सब का प्रैक्टिस आप कर लीजिए तो 4 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपने अटेम्प्ट जरूर कॉम्प्लेक्स में करिए। कौन-कौन से टॉपिक्स को अपने लिए सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बनाया था, बताओगे? मैंने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बनाया था इसमें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अच्छा, कॉम्प्लेक्स उसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आप पढ़ के गए थे। उसके अलावा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और जो और हमारी थ्योरी। रॉचिस थ्योरम वगैरह कुछ-कुछ इसमें जो थ्योरम वगैरह है, हुँ, रॉची थ्योरम हो गए आपके, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इस बार तो नहीं आया था, लेकिन इस हुँ, पे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब थ्योरम ओके, वगैरह कर लेना चाहिए, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम, इन सभी थ्योरम जरूरी है ये। ओके, जो ठीक है, तो ऑप्शंस आपने ये आते हैं इसी पे बेस्ड पोर्शन रहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट अप्लाइड पोर्शन को कैसे किया आपने? अप्लाइड में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे कॉपी करने में मिस्टेक हो जाती है। पहली क्वेश्चन लिखी, नीचे आते-आते क्वेश्चन गलत हो गया। तो अप्लाइड कैसे किया? अप्लाइड में कौन-कौन से टॉपिक्स तैयार किए? डिफरेंशियल, सीओवी, इंटीग्रल, क्या किया अप्लाइड में? हाँ, मेरा इस चीज़ के लिए स्ट्रेटेजी पहले से ही मेरा इस अप्लाइड बहुत अच्छा था। मैंने हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट से ही, जब से मैं दे रहा हूँ तब से मुझे अप्लाइड अच्छा लग रहा है, तो अप्लाइड पे मेरा पूरा कंट्रोल है। मैंने अप्लाइड का पूरा टॉपिक कवर करके किया था। सीओवी हो ओके, गया, आपको इंटीग्रल इक्वेशंस हो गए, इन सभी के सारे मैं प्रैक्टिस करके, हमेशा ये मेरे प्रैक्टिस पे रहता था। ओके। तो तो इसके मतलब लिए मुझे आपने दिक्कत पीडी नहीं पूरी हुआ। तैयार करी, हीट वेव तक, लास्ट लाप्लास तक यस मैम, पूरा। और ओडी ओडी भी ओडी पूरी में तैयार मैंने करी? कुछ-कुछ छोड़ दिया था। ओडी आजकल जो है, अभी जो क्वेश्चन सेट हो रहे हैं उसमें रियल से ज़्यादा कनेक्ट किया जा रहा है। इस वजह से एनालिसिस ओडी मैंने नहीं किया। नहीं हो पा रहे। तो तुमने ओडी में कौन-कौन से टॉपिक्स तैयार करे थे? ओडी में जो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो रहते हैं, इनिशियल सॉल्यूशन वैल्यू फाइंड। प्रॉब्लम के क्वेश्चंस, इनिशियल हुँ, वैल्यू प्रॉब्लम क्वेश्चन, उससे क्वेश्चंस अच्छा। आते हैं, मैंने वो हुँ, करके हुँ, किया था। और हुँ, सेकंड ऑर्डर में सीएफपीआई लेकर के ये सब क्वेश्चन था। हुँ, उसमें ओके, ज़्यादा ये नहीं किया हुआ वाला था। और ओके, सिस्टम ऑफ ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर कर ले, इससे क्वेश्चंस आ रहा है। क्वेश्चन्स ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स वाले कर लिए होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स, हाँ, सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सब आ जाएंगे। हाँ, ओके, ठीक है, तो तुमने ये किया। पीडी तुमने पूरी तैयार करी, सीओवी पूरी तैयार करी, इंटीग्रल इक्वेशन भी पूरी तैयार इंटीग्रेशन करी। पूरे है, अब न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा है। कॉम्प्लेक्स अप्लाइड का मैं पूरा पोर्शन तैयार था। मैंने दो ही ओके, चीज किया। प्योर में मैंने रियल लीनियर और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इस पे मैं बेस्ड था। और जो सेकंड मेरा पोर्शन था वो अप्लाइड का था। अप्लाइड मेरा पूरा कंप्लीट था, मैं ओके, उसी तो पे बेस्ड था। कहें अगर मोटा-मोटा देखें, अगर हम इसको थोड़ा स्ट्रेच करके देखना चाहें, तो लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपने प्योर में सबसे ज़्यादा फोकस दिया यस और अप्लाइड में पूरी अप्लाइड आपने बहुत अच्छे से तैयार करी, आपकी यस, कमांड मैंने भी थी। अप्लाइड अपना करके रखा था। ओके, ग्रेट। अब मुझे बता सकते हो कि अगर जैसे हमारे पास में एग्ज़ाम में ना कुछ दिन रहते हैं, 1 डेढ़ महीना रहता है एग्ज़ाम में, उस टाइम पे तुमने किस तरीके से, क्योंकि पहले वाले में तो तुमने तैयारी करी नहीं क्वेश्चन्स की, जो एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ, उसमें किस तरीके से अपना डे शेड्यूल प्लान किया? कितने घंटे प्योर को दिया, कितने घंटे रियल को दिया? और कैसे कॉन्फिडेंस आया कि मैं लीनियर और कॉम्प्लेक्स ही करके जाऊँ, रियल के सिर्फ 3 ही टॉपिक उठाए तुमने, तो ये कैसे प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस? प्रिपरेशन स्टार्ट करने वक्त ही मैंने स्ट्रेटेजी बना लिया था कि मेरा अप्लाइड पूरा करना है। हुँ, रियल लीनियर मुझे अपने पास रखना है, पूरा का पूरा लीनियर का क्वेश्चन मुझसे नहीं छूटना चाहिए। और लास्टली मैंने कॉम्प्लेक्स की इधर ध्यान दिया था। और एग्जाम से 2 महीने पहले आपको टेस्ट वाइज आपको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। जैसे टेस्ट में जो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, इसके थ्रू आपको अपना रूटीन बनाना चाहिए। सपोज किसी ने अपना लीनियर का तैयार किया हुआ है, तो वो 2 दिन लीनियर पढ़ ले, उसके बाद अपना टेस्ट दे दे। टेस्ट दे दिए, ओके, उसमें आपने देख लिया कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक आपसे हुआ, किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूटा हुआ है। और टेस्ट देने के बाद आप उसको जरूर एनालाइज कीजिए। जस्ट उसके आफ्टर, जब आप टेस्ट दे दिए हैं, उसके रिजल्ट को जरूर आप एनालाइज कीजिए कि किस क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक होने के कारण आपसे गलत हो गया और कौन सा क्वेश्चन आपसे छूटा हुआ है, उसके लिए किस कॉन्सेप्ट को आपको करना चाहिए।
ओके, तो यहाँ पे देखें तो आप ये कह रहे हो कि आपने मतलब जो भी लास्ट 2 महीने हैं, उस महीने में आपने टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए यस, थे। पूरा का पूरा टेस्ट बेस्ड ही मैंने ये 2 महीना अपना मैंने बिताया। जो हुँ, मेरा शेड्यूल होता था वो टेस्ट के बेसिस में ही होता था कि मैं मुझे अभी 1 दिन के बाद मुझे उस चीज़ का टेस्ट देना है, तो मैं उसका प्रिपरेशन करने लग जाता था, उस टॉपिक को पढ़ने लग जाता था। और ओके। फुल लेंथ टेस्ट वगैरह बीच-बीच में मैं देते रहता था। ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरा टॉपिक वाइज़ टेस्ट दीजिए और सबसे लास्ट में आप फुल लेंथ दीजिए, इस टाइप का मिस्टेक मत कीजिएगा। स्टार्टिंग से ही आप हो सके स्टार्ट में आप 1 वीक में 1 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, 1 वीक में 2 दीजिए, लेकिन देते रहना चाहिए स्टार्ट से आपको फुल लेंथ टेस्ट। मतलब ये है कि हम अगर अपने दिमाग को छोटा करके चलेंगे कि टॉपिक वाइज़ करो देन इट इज़ डिफिकल्ट। तो आप यस, पूरा ज़्यादा क्योंकि एग्ज़ाम में तो सभी मिक्स आना है ना, उसमें थोड़ा ना पूछेंगे कि भैया आधा टॉपिक पढ़ रहा है, पूरा टॉपिक पढ़ा है, तुमने पूरा तैयार किया है, कहीं से भी आ सकता है। तो जितना आप दिमाग को ट्रेन करोगे इट इज़ बेटर फॉर यू। तो यस। आप लार्जर पिक्चर पे काम कर रहे थे, ओके। एप्टीट्यूड में क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे? तैयारी करी थी उसकी किस हाँ, तरीके से करी? क्वेश्चन एप्टीट्यूड में कुछ बच्चों को लगता है कि क्वेश्चंस टफ आते हैं, क्वेश्चन नहीं हो पाता है, एप्टीट्यूड फँसाने वाला रहता है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए। 20 क्वेश्चन रहता है, मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें से 8 क्वेश्चन आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, जिसे आप 4 मिनट के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा। आठों का 8 हुँ, क्वेश्चन आप 4 मिनट के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा। हुँ, तो वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में वैसा क्वेश्चन आपको चूज़ करना रहेगा कि आप कौन से क्वेश्चन पे समय दीजिए। हुँ, हुँ, आपको 10 से 12 क्वेश्चन करना है, आप पूरा क्वेश्चन भी मत कीजिए। मैंने 13 क्वेश्चन किया था जिसमें से 11 मेरा सही था और 25 हुँ, मिनट के आसपास मुझे उसमें समय लगा था करने में। हुँ, ठीक है, तो वर्थ इट आप है। हाँ, हाँ, तो आप क्वेश्चन बढ़ाते जाइए, एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, पार्ट ए के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है बनेगा तो मैं इसे सॉल्व कर लूँ, नहीं। अगर हुँ, लग रहा हुँ, है ये बनेगा और 1 मिनट के अंदर आपसे वो बन जाएगा, पहले आपने इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया हुआ तभी आप उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसे सॉल्व कीजिए, एग्ज़ैक्टली, नहीं एग्ज़ैक्टली, तो आप हाँ। मार्केज रिव्यू करके दोबारा आइए, तब आप उसको सॉल्व कीजिए, अगर आपसे नहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तब। तो अच्छा मुझे ये बताओ जैसे आप कह रहे हो कि आपने 11 क्वेश्चन्स किए, 13 में से 11 सही हुए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रही? क्या एप्टीट्यूड पहले से तैयार करते चल रहे थे इन जिस दौरान आपने एग्ज़ाम दिया? या नहीं, सिर्फ़ नहीं, 5 ईयर्स वो के जैसा आपने कहा कि लास्ट 5 एग्ज़ाम के पेपर्स देख लो, एनालिसिस से काम हो गया? वो जो आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं तो उसमें भी आप फुल लेंथ टेस्ट आप दे रहे हैं तो 9-10 जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें तो आपको पार्ट ए का क्वेश्चन उसमें आप सॉल्व कर ही रहे हैं और हुँ, मैंने इतने सारे अटेम्प्ट दिया हुआ जिस वजह से मुझे पार्ट ए के क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा था। ओके। पीवाईक्यू से आप सॉल्व करके देख लीजिए, सारा हुँ, कुछ आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो 20 क्वेश्चन में 8 से 9 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है कि जिसके लिए आपको कहीं से कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको हुँ, 15 का 15 क्वेश्चन बनाना है तब आपको पढ़ना पड़ेगा, आप दूसरी जगह से बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ जाएगा, हुँ। लेकिन 8 क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। हुँ, हुँ। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे एग्ज़ाम पैटर्न पिछले अगर 2020 का क्वेश्चन पेपर देखें 21 का उस हिसाब से एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। तो जो बच्चे अभी तैयार कर रहे हैं या आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, तो तुम उनको क्या मतलब गाइड करोगे कि तुमने अब एक तो अपनी मिस्टेक से सीखा है और एग्ज़ाम पैटर्न भी साथ में चेंज हो रहा है। तो इस हिसाब से क्या लोगों को करके किस तरीके से तैयारी करके चलनी चाहिए? एग्ज़ाम पैटर्न में अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आपको सिंगल टॉपिक से क्वेश्चन कभी नहीं आता है अब जो आता है टॉपिक इंटरचेंज होके कोरिलेट होकर के आता है, जैसे ओडी में ही आपको रियल से थ्रू कोरिलेट कर किया जा रहा है। हुँ, हुँ, लीनियर में भी आप देखिएगा, यहाँ ओडी में तो आपको सब्जेक्ट कोरिलेट कर दिया गया, आपको ओडी का उठा करके और अप्लाइड का पोर्शन आपको रियल से कनेक्ट कर दिया गया। उसी हुँ, तरह लीनियर वगैरह सब में भी आपको जो ऑप्शन पार्ट सी में रहते हैं, कुछ ऑप्शन आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के मिल जाएंगे, तो कुछ ऑप्शंस आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस से आपको मिल जाएंगे, तो हुँ, कुछ सबसे स्टार्टिंग टॉपिक्स आपको एल आई एल डी से भी मिलने लग जाते हैं। तो अगर आप हुँ, सोचिएगा सिर्फ मैं इनर प्रोडक्ट कर लूँ तो मुझसे हो जाएगा, तो नहीं, आपको पूरा करना पड़ जाएगा। तो हुँ, आप जब भी करें क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस, यही फायदा होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कि आपको फर्स्ट का जो टॉपिक आपने कवर किया और जो सबसे लास्ट का ये दोनों मिला करके आपसे एक साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हुँ, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो स्टार्टिंग के भी कॉन्सेप्ट और सबसे लास्ट जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सब मर्ज होकर के एक साथ आपसे रिवाइज हो रहा है। हुँ। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि मैम पार्ट सी के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। पार्ट सी के क्वेश्चंस हम लोग अच्छे नंबर के एग्ज़ाम में कर पाएँ तो हम ऑब्वियसली आउटपुट भी अच्छा मिलता है, एग्ज़ाम क्वालीफाई होने का और क्लोज़र हम जा पाते हैं। जेआरएफ मिलने के और नज़दीक जा पाते हैं। तो पार्ट सी को कैसे फ़ोकस किया? पार्ट सी में चूंकि सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं और उसमें ऑप्शंस भी आपको जो है वो ऑप्शन सही हो रहे हैं, कुछ नहीं भी सही हो रहे हैं, तो उसमें हुँ, आप ट्रू फॉल्स का मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चंस पढ़ा,
उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपने वो पढ़ा, उस क्वेश्चन के साथ आप उस ऑप्शंस को पढ़िए और आप ट्रू फॉल्स के बिहाफ पे आप देखिए वो ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। मतलब आप हर एक ऑप्शन को एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के तौर पे समझ के सॉल्व कीजिएगा, तो वहां से कोई ऑप्शन डिस्कार्ड होने शुरू हो जाते हैं। और ओके, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट सी में बहुत ज्यादा रहता है। 60 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपने हुँ, जो प्रैक्टिस के दौरान अपना डोमेन तैयार किया है कि मुझसे मेरा मेरा ये डोमेन मेरा स्ट्रांग है, मैं इसी डोमेन के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जैसे सीओबी का क्वेश्चन है मेरा, अप्लाइड में भी मैं सीओबी के क्वेश्चन पे मैं ज्यादा फोकस रहता था कि मुझसे इस डोमेन के क्वेश्चन मुझसे कभी छूटने नहीं चाहिए। तो अगर उसके क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं उस पर जरूर ट्राई अटेम्प्ट लेता था। लेकिन अगर अप्लाइड में ओडी का क्वेश्चन आया है और मुझे लग रहा है ये बनेगा, तो मैं उस टाइम हुँ, उसे मार्केज रिव्यू करके आगे बढ़ जाता था, क्योंकि आगे भी मुझे आसान क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो एक बार आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो आपसे देखते हैं सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि आगे भी आपसे आसान क्वेश्चन मिलेंगे। अक्सर बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम दे के निकलते वो कहते वो ये क्वेश्चन तो आगे था, ये आसान था, ये मुझसे हो सकता था, लेकिन मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। तो एग्जाम हुँ। अटेम्प्ट करने वक्त आपको थोड़ा फास्ट वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सॉल्व हो, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपको गो थ्रू जरूर हो जाना है एक बार। कौन सा क्वेश्चन सॉल्वेबल है वो आगे भी मिल सकता है। हाँ, तो मुझे एक चीज़ और बताओ कि वैसे तो तुम्हारी बात सुनने से मुझे लग रहा है कि टेस्ट सीरीज़ और बार-बार क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने से तुम ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा बना पाए। क्योंकि बिना Yes, ये सब चीज़ें तो इन सब चीज़ों पे हम नहीं क्लैरिफ़ाई कर पाए ना, कि जल्दी-जल्दी क्वेश्चन्स करो। जो उस बच्चे ने ट्राई नहीं किया तो वो तो वहीं फँस जाएगा, 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं हुए तो रुक गया। तो आई थिंक वो टेस्ट सीरीज़ या जो क्वेश्चन्स प्रैक्टिस आपने बार-बार करी दैट इज़ अ गिव बूस्ट फॉर यू। तो yes. आप स्टूडेंट को क्या मतलब क्या राय देना चाहोगे? और दूसरा कितनी इम्पोर्टेंस पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस को देनी चाहिए? मुझे इसके बारे में बताइए। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पार्ट बी पार्ट सी इस चीज में आप डिस्टिंग्विश मत कीजिए कि आप पार्ट सी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या पार्ट बी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस हुँ, बात को ध्यान में ही मत रखिए कि आप पार्ट बी का सॉल्व कर रहे हैं या पार्ट सी का, क्योंकि होता क्या है जब पार्ट बी क्वेश्चन मुझे पता चल जाता है तो मैं एक ऑप्शन मुझसे मिल लाइक गया, मैं आगे ऑप्शन घर में भरता ही नहीं था। लेकिन जब आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो आप 3 ऑप्शन आप डिस्कार्ड जरूर करिए, ये हुँ, ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है। क्या सॉलिड रीज़न है उसके पीछे? यस एग्ज़ैक्टली मैम, मैं आप भी सॉलिड करती हूँ। रीजन जरूर लिखें। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सबसे अच्छा काम क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीका को, कि आप क्वेश्चन नंबर लिखें, ऑप्शन ए लिखें, अगर वो सही है तो आप वैलिड रीजन लिखें सॉल्व करके। ऑप्शन बी लिखें वो गलत है तो वैलिड रीजन बगल में लिखें ये गलत क्यों है। इस वे से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अपना नोट्स क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन का नोट्स बनाना है, इस वे में आप क्वेश्चन का नोट्स बनाइए। ओके, और इसमें टेस्ट सीरीज़ ने कितनी हेल्प करी तुम्हें? टेस्ट सीरीज मुझे एग्जाम में जो किस हिसाब से मुझे अटेम्प्ट लेना है, किस क्वेश्चन पे किस डोमेन पे मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है, इस चीज को लेकर के मैं फुल लेंथ टेस्ट से मुझे इस चीज का आइडिया मिला। जैसे मैंने अपना लीनियर के लिए मैंने कहा था कि मुझे 5 क्वेश्चन लीनियर पे अगर सही हो जा रहे हैं पार्ट सी पे तो मुझे उस पर और ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो जब मेरे ओके, 5 क्वेश्चन मुझे लग गया कि हाँ ये 5 क्वेश्चन मेरे सही है, तो लीनियर के क्वेश्चन को और मैंने सॉल्व करना नहीं सोचा। मैंने अप्लाइड पे 6 क्वेश्चन रखा था कि मेरा 6 क्वेश्चन अगर सही हो जा रहा है तो अप्लाइड पे फिर मुझे दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। मैंने ओके। अप्लाइड में 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें से मुझे 6 लगा कि सही, और वो 6 सही भी हुए थे। हुँ, फिर मैंने सोचा कि रियल एनालिसिस के क्वेश्चन को मैंने काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन पे मैंने रखा था कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये सॉल्व करना है। तो ये सब क्वेश्चन आप पहले से ही आप रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, और इतना सॉल्व हो गया तो आप मूव ऑन कीजिएगा, आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा। अच्छा मुझे आप जैसे कह रहे हो कि लीनियर अलजेब्रा के आपने 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन किए, उसके बाद आपने आगे नहीं किया। तो ये नहीं सिर्फ़ आगे और क्या, मैंने उसमें आगे देखा कि मैं पहले समझ लिया कि मेरा 5 क्वेश्चन सही है, तो हुँ, आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने उसे मार्केज रिव्यू करके रख दिया कि हो सके मैं इसे बाद में बनाऊंगा। लेकिन फिर मैं अप्लाइड पोर्शन पे आया इसी हिसाब ओके, से। तो वो जो 5 क्वेश्चन थे दोनों पार्ट पार्ट बी, पार्ट सी नहीं मिला के पार्ट सी थे? ये 5 नहीं, ये मैंने पार्ट सी का 5 क्वेश्चन रखा था कि मुझे 5 क्वेश्चन पार्ट सी पार्ट का सी आएगा। के 5 क्वेश्चन मुझे लीनियर अलजेब्रा के निकालना है, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जंप कर जाऊँगा। आई विल जस्ट सी इन द फ्यूचर अगर टाइम मिल गया तो ठीक है। हाँ टाइम ऐसे मिल गया तो फिर मैं लीनियर पास आऊंगा। अप्लाइड का पूरा तुमने लिया होगा कि 5 से 7 क्वेश्चन जो अप्लाइड हाँ के पूरे करने हैं पार्ट सी से। वेरी नाइस स्ट्रैटेजी। तो ये सब लोगों को सीखनी चाहिए कि हम अगर पार्ट बी, पार्ट सी के इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज़ भी क्वेश्चन्स पे काम कर लें, तो ये हमें बिल्कुल क्लैरिटी और आई थिंक कि इसके बाद तुम्हारे को पता चल गया हो कि यार ये 5 क्वेश्चन सही हो गए, इतने तो नंबर आ गए। अब मैं और फ़ोकस्ड होके तुम बहुत ध्यान से आगे क्वेश्चन्स कर पाओगे, तो एक रिलैक्स्ड माइंड चल रहा होगा आई थिंक इस स्टेज पे जब तुम कर रहे होगे। ओके नाइस। और पार्ट बी के लिए भी तुमने इस तरीके से बनाया था?
पार्ट बी के लिए नहीं, पार्ट बी पे क्योंकि वहाँ 25 ही क्वेश्चन रहते हैं, तो आप मूव ऑन करके वापस क्या आइएगा। और पार्ट बी में एग्जाम में घर पे तो मैं उसे पार्ट सी मान के सॉल्व करता, लेकिन वहां तो मेरे पास बेनिफिट है कि वो पार्ट बी का क्वेश्चन है, वो जल्दी सॉल्व होगा। मिलते हाँ। गया, सॉल्व करते गए, उसको आगे तो बढ़ते गए, मतलब सॉल्व वहाँ करते पे हाँ, तुम्हारा टाइम भी कम लगा क्योंकि गए। बाकी में अगर एक एग्ज़ैक्टली पता चल गया तो स्ट्रेटेजी बाकी बनाना समझ है तो आप पार्ट सी के लिए डोमेन वाइज स्ट्रेटेजी बनाइए। पार्ट सी में, हुँ, पार्ट बी में रखिए कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही करना है, तो आप वो बनाती जाइए। मार्केज जो नहीं बन रहा है और लग रहा है ये इन फ्यूचर बनेगा, तो मार्केज रिव्यू का आप इस ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। ये ओके। ऑप्शन यूज करने के लिए दिया गया, तो यूज कीजिए इसे। तो आपने पार्ट बी में कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? पार्ट बी में मैंने 15 क्वेश्चन का टारगेट लेके चला था। मैंने वहां एग्जाम में 17 बनाया था, लेकिन हुँ, 7 गलत हो गया उसमें मेरे। ओके तो 10 ही 10 सही हो पाया। ओके 10 करेक्ट हो गए थे आपके पार्ट बी में और पार्ट सी में आपने पार्ट कहा? सी में मैंने 12 क्वेश्चन टारगेट रखा था कि मेरा 12 क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए। डोमेन वाइज मैंने उसे डिवाइड किया था, कहाँ-कहाँ से कितना सही होना चाहिए। तो मेरे 11 सही हुए थे। 11 करेक्ट हुए थे और आपने एप्टी में बताए आपके 10 हो गए थे। एप्टीट्यूड में मैं 10 ही लेकर के चल रहा था कि 10 सही होने चाहिए, हुँ, तो वहाँ मेरे 11 सही हुए थे। वहाँ पे आपके 13 11 अटेम्प्ट सही किया था, 11 सही हुआ था। ओके, नाइस। तो ये है कि आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी जितने ध्यान से, जितना रिफाइनली बनाएँ, उतना एग्ज़ाम में आप टेंशन फ्री, प्रेशर फ्री रहेंगे और आसानी से काम कर पाएँगे। पूरा करने की बजाय फ़ोकस्ड तैयारी करके जाएँ, ये हम आपसे सीख पाएँगे। अच्छा, इस जो चीज़ पे स्टूडेंट भी अभी लोग तैयारी हुँ, लोग इस चीज़ पे भी ध्यान देते हैं कि मुझे पार्ट ए से स्टार्ट करना चाहिए, पार्ट बी से स्टार्ट करना चाहिए या पार्ट सी से स्टार्ट करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के भी लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, तुम्हें बता दूं कि मैंने जो पांचों अटेम्प्ट दिया है, पांचों मैंने अलग अलग करके किया था। जब मैंने ओके, स्टार्टिंग अटेम्प्ट दिया था उस समय पार्ट ए बी सी ऐसे किया था, फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैं बी और सी इसी तरह से चल रहा था। इस हुँ, बार मैंने टेस्ट सीरीज में मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, तो फिर से मैं एबीसी पे लौटा। तो एबीसी ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छा होगा आपको सॉल्व करने के लिए, कि जब आपको लगता है कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो चुके हैं, तो मेंटली आप बूस्ट हो जाते हैं। तो पार्ट हुँ। ए में 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके, फिर पार्ट बी आपको आसान रहता है, पार्ट सी दोबारा के पार्ट ए में कंपैरिजन। एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट बट पार्ट ए में दोबारा जाने की ज़रूरत भी तो नहीं है अपने को। अगर 6-7 भी मिल गए तो अपना एक क्लेवेज तैयार हो गया। यस मैम, अगर आप फर्स्ट बिल्कुल, ट्राई में हाँ, ही आप, लेकिन फिर भी आप लास्ट में आप अगर पूरे क्वेश्चन आप गो थ्रू हो चुके हैं, मार्केज रिव्यू करके रखे हैं, तो हुँ। सेकंड अटेम्प्ट पे 5 से 10 मिनट का आप टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं फिर भी, मार्केज मिल रिव्यू जाते किया हुआ है अगर आपके पास, तो सिर्फ उसी क्वेश्चन पे जाइए, अनदर क्वेश्चन पे हैं। जाने की जरूरत नहीं है आपके ज़रूरत पास। नहीं है, ग्रेट ये तो बहुत सही है। और सेकंड एक अटेम्प्ट बात में मुझे आप अनदर बताइए क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर हमें मिला, तो आपने डायरेक्टली पार्ट ए से स्टार्ट कर दिया या फिर आपने पहले उसको चेक किए कि सारे क्वेश्चन्स मैं एक बार देख लूँ, लिख लूँ और फिर करूँ? मतलब नहीं नहीं, ऐसा कुछ किया या आपने पहला एक-एक क्वेश्चन मेरे पास, पहला क्वेश्चन आया, मैंने पढ़ा उसे, मुझे लगा ये नहीं होगा मुझसे, मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, मुझे लगा ये मुझसे बन जाएगा, हुँ, वो मैंने सॉल्व किया, लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, मुझे लगा कि ये नहीं बन रहा है, लेकिन अगर इसमें मैं थोड़ा टाइम दूंगा तो ये मुझसे सॉल्व हो जाएगा, तो मैं इसे मार्केज रिव्यू करके फिर आगे क्वेश्चन पे पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि इस बच्चे ने कहा कि 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन बना, 1 मार्क रिव्यू रहा, 1 नहीं रहा। तो इसमें ये नहीं हुआ कि अब ये 2 क्वेश्चन नहीं हुए, मुझसे नहीं होगा, ऐसा अधैर्यपन नहीं हाँ, करा। ये मेंटली प्रेशर बढ़ा देता है आपके लिए। एग्ज़ैक्टली उससे आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, इससे बेटर है आप शांति से आगे चलते रहें। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें सीखी राजीव से कि पहले तो आप वन बाय वन क्वेश्चन्स करते रहें और जहाँ पे आप फँस रहे हो वहाँ मार्क एज़ रिव्यू कर दो। बट ये नहीं है कि पहले सारे रीड करो क्वेश्चन्स फिर करो क्योंकि उसमें 15 से 20 मिनट तो आपका ऐसे ही चले जाता है। वो 20 मिनट आप एप्टी से अच्छे खासे अपने नंबर स्कोर करने में यूज़ कर सकते हो, तो व्हाई टू वेस्ट द टाइम। फिर आपने पार्ट ए पूरा किया, फिर आप पार्ट बी में चले गए। आ गया। फिर पार्ट बी में भी आपने यही स्ट्रैटेजी अपनाई, एक-एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। जो जो क्वेश्चन सॉल्व होते गए मैं उसे सॉल्व करते गया, जो हुँ, नहीं हो बस रहा है उसमें मार्केज रिव्यू। और पार्ट बी में ज्यादा मार्केज रिव्यू भी नहीं हो पाता है, हुँ, मुझे एक बार में लग गया कि ये मेरे डोमेन का, मैं इसे सॉल्व कर ले जाऊंगा, तो मैंने उसे 1-2 मिनट देकर के मैं सॉल्व कर लिया। और कुछ लगा कि इसमें आगे हो सका किसी और कोई चीज मुझे मेरे माइंड से जा रहा है, नहीं आ पा रहा है, आगे अगर रिकैप हो जाए, मेरे दिमाग में आ जाए वापस, तो उसके लिए मैं सिर्फ मार्केज रिव्यू किया। शायद 3 से 4 क्वेश्चन में पार्ट में मार्केज रिव्यू कर पाया था। चलो थैंक यू राजीव, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। आई थिंक स्टूडेंट ने बहुत कुछ सीखा होगा एंड आई से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। जो भी आपने सोचा है, फिर आप कहीं जॉइन करिए पीएचडी में, फिर हम दोबारा इंटरव्यू लेंगे कि आपकी वो जर्नी क्वालिफाई होने के बाद पीएचडी जॉइन करने की जर्नी कैसी